हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का। ठीक है, तो क्लास 11th का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो जब कोई भी चीज शुरू की जाती है तो ऑब्वियसली एक बार हम लोग को वो बेसिक याद करने पड़ते हैं कि हम लोग ने शुरू कहां से किया था इस पूरे के पूरे चैप्टर को। आपने ये चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, और जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो क्लास 10th में तो उससे पहले आप सबसे पहले ये वर्ड का मतलब आप लोगों ने समझा था। ये वर्ड का मतलब जब आपने समझा था तो आपको पता लगा था कि ये दो वर्ड से डिराइव होता है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन was actually the name given for triangle and metry या मेट्रॉन जो था वो आपका किस लिए था, आपका मेजरमेंट की वजह से। तो बेसिकली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट ईयर, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी कैन डू और हाउ वी कैन मेजर थिंग्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। हमने उसके एंगल्स और साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था इस पूरे चैप्टर के अंदर। याद आ रहा है ये सारी चीजें? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट में है तो आप लोग वो लोग देख ही सकते हैं। 10th की वीडियो अपलोडेड है ट्रिग्नोमेट्री की, आप लोग वो वापस देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी चीज डीप करने से पहले ऑब्वियस ही बात है, अगर डीप जाना है पानी के अंदर तो पहले पानी में पैर तो रखना ही पड़ेगा ना। तो पानी में पैर रखना है, इसलिए शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से कि क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, शुरू कैसे होने वाला है ये चैप्टर। आज की पीपीटी या आज की प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी उसी पर है। सो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पता है कि हम लोग मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंगल्स यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूं, चैप्टर शुरू हो रहा है तो डेफिनेशंस के साथ शुरू होता है हमेशा चैप्टर। तो बढ़ते हैं हमारी डेफिनेशंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आज ये डिस्कस करूंगा कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले इस पूरे स्लाइड के अंदर, पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो अगर आप टॉपिक्स देखो तो ये है बेसिक डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि डेफिनेशन शुरू करेंगे। देन हम लोग कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, वो है एंगल्स एक्सीडिंग 360 डिग्री। ठीक है, फिर साइंस ऑफ एंगल, मतलब साइन, वो वाला साइन नहीं है, साइन मतलब प्लस और माइनस वाला यहां पर। ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। और फिर है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि हम लोग एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि जरूरी नहीं कि कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन में जो स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है उसको स्टार्ट से देखना है ये चैप्टर। तो इस लेक्चर के अंदर मैं क्या कवर कर रहा हूं वो मैंने आप लोग को बता दिया है कि अगर आपको कुछ और पढ़ना है, आपको सीधा का सीधा एंगल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब साइन एंगल, कॉस एंगल, वो सारी चीजें पढ़नी है, तो आप ऑब्वियसली अगली वीडियो पर जाओगे। तो ये टॉपिक्स इसलिए कवर कर दिए, बता दिए कि ये बेसिक है इस चैप्टर का जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज थी वो ही डेफिनेशंस। तो पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, ये तो पहले पता करो। तो यहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? Trigonometry says that it is the science of measuring angles। तो हम लोग एंगल को नापते कैसे है वो ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है, या एंगल की मेजरमेंट क्या है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर होगा कि हम लोग एंगल की वैल्यू निकालेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, पूरा 11th का कॉन्सेप्ट यही है ट्रिगो का, हमें एंगल चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अभी तो मैंने एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज किया, वो है एंगल्स। भाई साहब ये तो बताओ एंगल होता क्या है? तो एंगल देखते हैं क्या होता है। यार देखो, एंगल कब फॉर्म होता है, ये क्लास 6-7 में हमने पढ़ा था, जब एक रे कहां जाती है, ध्यान से देखना, एक रे जब रोटेट होती है तो हमेशा एक एंगल फॉर्म होता है। क्या ये एक एंगल है? जी हाँ, ये एक एंगल है। क्या मेरा, अगर इसको मैं पॉइंट ओ नाम दूं, इधर ए बोल दूं, इधर बी बोल दूं, तो क्या मेरा ओ ए रे है? जी हाँ, बिल्कुल ओ ए रे है। क्या मेरी ओ बी रे है? बिल्कुल हाँ, मेरी ओ बी रे। तो अगर मेरी ओ ए रे रोटेट होकर के ओ बी बन रही है तो क्या मैं एक एंगल को जनरेट कर पा रहा हूं?
तो दो रे के बीच में जो चीज जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एंगल की डेफिनेशन देखते हैं कि एंगल होता है क्या है, कि व्हाट आर एंगल्स, इट इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से ये बात को देखो तो रोटेट कौन से पॉइंट पर हो रही है आपकी रे, ओ पॉइंट पर रोटेट हो रही है, वही तो ये रे का एंड पॉइंट है। तो जब आप इस पॉइंट से रोटेट कर रहे हो रे को, तो क्या जनरेट होता है, एंगल जनरेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, एंगल कैसे बनता है। नेक्स्ट पर आते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता क्या। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में देखें, सो इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल साइड। यार ये क्या बोल दिया, अब इनिशियल साइड और फाइनल साइड क्या होती है वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये होती है आपकी इनिशियल साइड और ये होती है आपकी फाइनल साइड। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ये फाइनल जैसी वर्ड को यूज नहीं करते, ये मैंने सिर्फ सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए लिखा। लेकिन असली वर्ड क्या है, असली वर्ड आपका होता है टर्मिनल साइड। फाइनल को सिनोनिम को, फाइनल का सिनोनिम टर्मिनल भी होता है ना, सो दिस इज नोन एज टर्मिनल साइड। ठीक है, तो जब इनिशियल साइड से जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है टर्मिनल साइड तक, उसको अगर हम लोग मेजर करते हैं, वो अमाउंट को जब हम मेजर करते हैं तो हमें एंगल की मेजरमेंट हमें पता लगती है। समझ में आई। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो इनिशियल साइड को अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब इनिशियल साइड ही मेरी रोटेट होकर के यहां से यहां पहुंच रही है, तो इनिशियल साइड को हम लोग एक और चीज से बोलते हैं, वो होती है मेरी जनरेटिंग साइड। ठीक है, क्यों जनरेटिंग, जनरेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को जनरेट कर रहा है, तो इनिशियल साइड ही तो जब घूमती है तो वो क्या कर रही है, मेरा एंगल को जनरेट कर रही है, इसलिए हम उसे कहते हैं जनरेटिंग साइड। ठीक है, तो यहां पर जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग साइड हम लोग ये कहते हैं। ये तो आपकी साइड हो गई, इसे हम जनरली कहते हैं जनरेटिंग लाइन। तो जनरेटिंग लाइन को जब आप रोटेट करोगे तो एक एंगल फॉर्म होगा। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशंस जो हमने पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया कि ट्रिगो क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया एंगल्स क्या होते हैं, और हम लोग ने ये पढ़ लिया मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल की। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक पर जो मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग पढ़ने वाले, वो था एंगल्स एक्सीडिंग 360 डिग्री। तो अगर जहां तक आपको अभी तक पता है, अभी तक हम लोग ने जितना भी पूरा का पूरा ज्योमेट्री पढ़ा है क्लास 6 से लेकर के 10 तक, हमने सिर्फ ये पढ़ा है व्हेन योर एंगल्स इज इन द रेंज ऑफ 0 to 180। सच बात तो ये हमने 0 to 180 ही पढ़ा है। लेकिन हमें ये भी चीज पता है कि अगर हम लोग क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं तो एक क्वाड्रेंट में 490 होता है, तो एक सर्कल के अंदर 360 मैक्स डिग्री होती है। ठीक है, अगर ये सर्कल बन रहा है तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या बनेगा, आपका 360 बनेगा। तो यहां तक हमने पता है कि हमने अभी तक रेंज देखी है 0 to 360 की हमेशा। क्या 360 के ऊपर भी एंगल्स होते हैं? जी हां, बिल्कुल होते हैं। तो अगर 360 के ऊपर एंगल्स होते हैं तो वो एंगल्स को हम लोग कैसे बनाएं, ये हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री की बात करें, हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कन्फाइन कर लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। वी डू नॉट कन्फाइन आवरसेल्व्स विद एंगल्स। जो डिग्री का एंगल दिया हो वो डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब अभी तक आपने देखा कि एंगल बनता कैसे है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि मुझे 361 डिग्री बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मुझे 361 डिग्री बनाना है। तो पहले तो अगर ये मेरी इनिशियल साइड है या जनरेटिंग लाइन है, तो 360 बनाने के लिए तो ये पूरा का पूरा घूम के वापस इधर आ जाएगी। तो अगर मुझे 361 बनाना होगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ही ऊपर जाना पड़ेगा। वापस कह रहा हूं, अगर मुझे 361 बनाना है तो 360 तो मुझे पूरा घूमना पड़ेगा, और अगर मैं 360 घूमता हूं तो कंप्लीट सर्कल फॉर्म होता है। तो जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी वही मेरी फाइनल पोजीशन बन जाएगी 360 के लिए। लेकिन जब 361 पर जाना है तो मुझे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 डिग्री मिलेगा। ध्यान से ये बात समझ में आई। तो यहीं पर आप ये देखिए कि अगर स्टार्टिंग में अभी तक
जो हमने ट्रिगो देखी है वो अभी तक हमने ये देखी थी कि हम लोग हमेशा क्या जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, और जब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो हमने एक थीटा मार्क किया, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली ये रे ऐसे भी हो सकती थी, ये रे हमने ऐसे भी पढ़ सकते थे, या ये ट्रायंगल कुछ ऐसे भी फॉर्म हो सकता था, तो थीटा ऐसे बन जाता, या पूरा का पूरा एंगल ऐसे बन जाता। हमने रिफ्लेक्स एंगल्स भी देखे हैं क्लास 8 9th में, ये सारी चीज देखी। लेकिन ये था जब 0 to 360 का फंडामेंटल था। लेकिन जब मैं बात करूं 360 प्लस का फंडामेंटल, तो 360 प्लस के फंडामेंटल के लिए पहली बात तो यह है कि पूरे 360 के लिए तो मुझे यहां तक पहले पहुंचना पड़ेगा। यहां तक जब मैं पहुंचूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। और अगर 360 से प्लस कुछ भी चीज है तो वो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जो मैंने ज्यादा डार्कन किया है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, अगर इसको अब मैं अल्फा मान लूं, तो ये पूरा का पूरा एंगल अगर मैं डिफाइन करूं तो ये पूरा का पूरा एंगल मेरा कितना हो गया, 360 प्लस अल्फा हो गया, जो आपके थीटा के इक्वल बनेगा। मतलब जो आपका एंगल जो आपने बनाया है, सपोज 361 बोला है, तो 361 आपका क्या होगा, 360 प्लस 1 विच इज योर 361 डिग्री। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को मैं कंपेयर करूं तो एक्चुअल में देखा जाए कि जितना डिग्री आप इधर ऊपर गए हो उतना डिग्री ही आप इधर भी ऊपर गए हो। तो इसका मतलब क्या एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ साइकिल के बाद क्या अगर मैं जो एंगल बनाता हूं वो वही एंगल बनता है जो मैंने इनिशियली बनाया था 0 to 360 में? जी हां। जब मैं कंप्लीट रोटेशन के बाद एक एंगल बनाता हूं और वही कंप्लीट रोटेशन के बाद जो मेरा अल्फा है कंप्लीट रोटेशन के बाद, और जो मेरा इनिशियल टाइम पर थीटा था, मतलब जब मैं 0 to 360 की रेंज ले रहा था, ठीक है, 0 to 360 की जब मेरी रेंज थी, तो जो अल्फा बना वही एक्चुअली में मेरा थीटा बना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर 360 रोटेशन के बाद आपका एंगल क्या होता है, रिपीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 360 के बाद मेरा एंगल आया 720 डिग्री, तो एक चीज देखते हैं, 720 आया तो 360 मेरा बना, फिर 360 बना, क्योंकि 360 प्लस 360 क्या होता है, 720। वापस आप वही पोजीशन पर आ गए जहां से आपने शुरू किया था, और फिर आपने क्या किया, जनरेट किया अल्फा। आई बात समझ में? इसको आप चाहे तो θ1 नाम दे दो, क्योंकि ये आपने अभी अभी देखा है कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा है। इस पूरे एंगल को आप क्या लिखोगे, 720 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू योर θ2। तो अगर यही चीज को आप एनालाइज करो तो 720 के बाद भी जो आप एंगल अल्फा बना रहे हो वो एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है, थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इधर जाकर के एक चीज को करूं समराइज, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा जो अल्फा है वो थीटा के इक्वल कब कब होगा, जब अल्फा में मैं क्या चीज ऐड करूं, 360 इंटू एन ऐड करूं। मतलब n टाइम्स 360 डिग्री को मैं अगर ऐड करता हूं अल्फा के साथ, तो वो हमेशा थीटा के इक्वल ही बनेगा अल्फा मेरा। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं n को कहां से शुरू करता हूं, एज एन होल नंबर से शुरू करता हूं, तो n इज इक्वल टू जब 0 होगा तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा आया। जब n इज इक्वल टू 1 आया तो 360 प्लस अल्फा मेरा बना 361 डिग्री। लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि मेरा एंगल बन रहा है, तो 1 डिग्री को अगर मैं देखूं तो मेरा 1 डिग्री एक्चुअली थीटा के इक्वल ही है, जो 1 मैंने शुरू में लिया था। अगर मैं 360 इंटू 2 करूं तो 720 आता है, और 720 के बाद भी जो भी मैं अल्फा लूं वो एक्चुअली थीटा ही बन रहा है। तो 360 डिग्री इंटू एन के बाद जितने भी एंगल्स मैं लूंगा वो मेरा थीटा जितना ही बनेगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आगे जाकर के जब आपके लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे ये तो यूज करना ही करना है। विदाउट ये यूज आपका ये ट्रिगो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है। तो एंगल्स एक्सीडिंग 360 डिग्री के बारे में पढ़ा। लेट्स मूव ऑन टू साइन ऑफ एंगल्स। तो साइन ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि हमारा एंगल कब पॉजिटिव होता है और हमारा एंगल कब नेगेटिव होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि angles formed in the anti-clockwise direction are taken as positive
whereas clockwise is taken as negative। तो ये कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। अगर आपने ये एक एंगल बनाया है तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका आंसर प्लस अल्फा आएगा या प्लस थीटा आएगा, जो भी आप एंगल को डिफाइन कर रहे हो। लेकिन वही चीज अगर मैं देखूं कि आपका एंगल अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो वो एंगल आपका नेगेटिव अल्फा बनेगा। तो अगर मैं एक छोटी सी चीज को आपके लिए डिफाइन करूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपकी रे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रे है और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका आंसर होगा प्लस 30 डिग्री। लेकिन वही अगर एंगल आप ऐसे बना रहे हो तो वो होगा माइनस 30 डिग्री। ये चीज को हमें समझना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा क्या बन रहा है प्लस 360 बनता है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा बन रहा है माइनस 360 डिग्री। ठीक, आई बात समझ में? अब ऐसा करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज को निकालते हैं यहां पर। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, कैसे? अगर मेरी रे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और मैं मूव कैसे कर रहा हूं यहां से, ये मैंने पहले से ही ऐसे बनाया हुआ है, प्लस अल्फा बनाया हुआ है। मुझे क्या करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करना है। तो मेरा आंसर क्या होगा ये मुझे आप बताओ। सोचते हैं, ये अगर मैं इस पूरे को ऐसे कंप्लीट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 360 डिग्री आएगा। ऑब्वियसली बात है, अभी अभी देखा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा एंगल को कंप्लीट कर रहा हूं तो वो माइनस 360 डिग्री बनता है। लेकिन मुझे इतना पार्ट तो कैंसल आउट करना है और ये पार्ट मेरा एक्चुअल में क्या है, प्लस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये एंगल को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ, अगर ये आपको पता है, क्या मैं इसको अगर मैं इधर से मेजर करूं ऐसे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस, एक तरीके ये आपका अल्फा बना हुआ है पहले से ही, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो माइनस अल्फा बनेगा, लेकिन ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव अल्फा है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ, क्योंकि मैं ऐसे घूम रहा हूं तो माइनस टाइम्स ऑफ, लेकिन ये वाला एंगल मेरा कितना है, 360 डिग्री माइनस अल्फा है, क्योंकि 360 में से अगर मैं अल्फा को रिमूव कर दूं तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ढूंढ रहा हूं तो इसलिए बाहर मेरा क्या लगा, नेगेटिव साइन लगा। तो वो एक्चुअल में क्या बन गया आपका, 360 माइनस के साइन के साथ और प्लस अल्फा। तो माइनस 360 आप घूमे लेकिन आप प्लस अल्फा वापस आ गए। इंपॉर्टेंट चीज वापस। ठीक है, तो कैसे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में आप घूमते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे है जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग फर्दर हर पूरे ट्रिगो के लेक्चर में यूज करेंगे, वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि देयर आर 3 सिस्टम्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंड व्हाट आर दीज 3 सिस्टम्स नोन एज, these 3 systems are known as sexagesimal, centesimal and circular measurement। ये 3 सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेक्साडेसिमल सिस्टम इज द सिस्टम विच इज नोन एज इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, ये अंग्रेजों ने बनाया। सेंटेसिमल सिस्टम ये फ्रेंच लोगों ने बनाया, और ये था हमारा आम आदमी पार्टी, सॉरी आम आदमी के लिए। ठीक है, एक तरीके से आप आम आदमी समझ सकते हो इस चीज को। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, दिस इज द सिस्टम ऑफ डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द सिस्टम ऑफ ग्रेड्स, एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ रेडियंस। अब समझते हैं अगली स्लाइड के अंदर कि ये सारे सिस्टम्स क्या हैं। तो आते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम पर। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, Here a right angle, आपको पता है कि एक राइट एंगल क्या होता है। Here a right angle is divided into 90 equal parts known as degrees। मतलब अगर एक 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 1 डिग्री तो बनेगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, डिग्री वाली चीज है।
each degree is divided into 60 equal parts called minutes and each minute is further divided into 60 equal parts called second. यार जो वॉल क्लॉक पर देखते हो वही तो चीज है. 90 डिग्री एक जब घूमेगा एक सेकंड पर घूमेगा तो एक डिग्री वो घूमता रहता है और एक डिग्री के बीच में क्या है, अगर आप टाइम देखोगे तो 60 वो मिनट्स आएंगे. ठीक है, और मिनट्स का 60th पार्ट कितना होता है, सेकंड ही तो होता है, क्योंकि पूरी क्लॉक घूमेगी तो आवर्स के लिए घूमेगी, उसके बाद मिनट्स आएंगे, उसके बाद सेकंड्स आएंगे. वही चीज लिखी हुई है. तो इसको अगर मैं बहुत अच्छे से लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि 60 सेकंड्स. अब 60 सेकंड्स को आप यहां पर सेकंड्स नहीं लिखते ऐसे. ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू राइट इन मैथमेटिक्स. 60 सेकंड्स इज रिटन एज दिस, 60 विद डबल इन्वर्टेड कॉमास. आप ये लिख सकते हो बट आप डबल इन्वर्टेड कॉमास ऊपर डालते हो 60 के. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड्स. तो 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट एंड फॉर 1 मिनट यू डोंट राइट 1 मिनट, यू राइट 1 with an apostrophe या फिर एक सिंगल कोट बोल सकते हो, जो भी है. Then you have 60 minutes is equal to 1 degree और डिग्री का साइन तो आपको पता ही है क्या होता है. And then you have 90 degree which is equal to 1 right angle. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये हुआ सेक्साडेसिमल के बारे में, जहां आप डिग्रीज के बारे में पढ़ते हो जो आपको पता है. लेकिन आपने नई चीज क्या देखी कि एक डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. आगे बढ़ते हैं सेंटेसिमल पर. तो सेंटेसिमल क्या करता है, हियर अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स नोन एज ग्रेड्स. ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स. तो अगर इसको भी ऐसी समराइज करूं तो क्या लिखा जाएगा कि 100 सेकेंड्स मतलब 100 विद डबल इन्वर्टेड इज इक्वल टू 1 मिनट. 100 मिनट्स इज इक्वल टू 1 ग्रेड एंड हाउ वी रिप्रेजेंट 1 ग्रेड, इट इज 1 जी से रिप्रेजेंट होता है ग्रेड एंड 100 ग्रेड्स विल बी इक्वल टू 1 राइट एंगल. तो ये सेंटेसिमल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है. तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्कुलर मेजरमेंट के बारे में. तो सर्कुलर मेजरमेंट में हम लोग ये देखने वाले कि सर्कल के अंदर हम लोग मेजर कैसे करते हैं. ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन दिस सिस्टम इज नोन एज रेडियन. मैंने अभी आपको लिखा था. ठीक है, रेडियन वर्ड को यूज करते हैं हम लोग. एंड व्हाट इज रेडियन? Radian is the ratio of circumference of the circle to its diameter. तो अगर मैं बहुत सिंपल सी तरीके से लिखूं तो अगर मैं रेडियन को डिफाइन करूं तो रेडियन इज डिफाइंड और रिटन एज रैड विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द सर्कल. तो एक तरीके से होता क्या है, आपका रेडियन जब आप डिफाइन कर रहे हो तो आपका सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाय 2r आएगा. ठीक है, सो 2πr डिवाइडेड बाय 2r जब आप करते हो तो वो पाई के इक्वल आता है. और ये पाई कैसे आता है वो अभी हम लोग आगे देखने वाले, इसको प्रूफ करने वाले हैं. ठीक है, पाई के टर्म में कैसे आता है. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि व्हाट इज 1 रेडियन. अभी तक हम लोग 1 डिग्री देख रहे थे, तो व्हाट इज 1 रेडियन? 1 radian is equal to arc length of radius r divided by radius of the circle r. तो अब देखो arc length of radius r, अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं एक arc length r ले रहा हूं उसकी, ठीक है, डिवाइडेड बाय द रेडियस r, तो r डिवाइडेड बाय r तो 1 ही होता है और उस 1 को हम लोग 1 रेडियन से डिनोट करते हैं. 1 c भी लिख सकते हैं या 1 rad भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये डिनोशन होता है. आपने ये चीज फिजिक्स में देखी होगी कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर, मतलब आपने वो शायद पढ़ा होगा L बाय आर इज इक्वल टू थीटा. ऐसा कुछ आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर सेकेंड चैप्टर में जब आप डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हो. तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर इज थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस. ठीक है, तो अब हम लोग रेडियन के बारे में और ज्यादा डीप में चलते हैं कि रेडियन होता क्या है. ठीक है, तो ये रहा आपका एक सर्कल और ये रहा उसके अंदर एक डायामीटर.
तो लेट दिस डायमीटर हैज द 2 पॉइंट्स एज, आपका बी ले लेते हैं और आपका ए ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियस बना लेते हैं और रेडियस के लिए हम लोग यहां पर नाम दे देते हैं पी और यहां पर नाम दे देते हैं ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी हमने आर्क लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला था, रेडियस, उसको रेडियन को डिफाइन करने के लिए कि ये आर्क लेंथ की जो लेंथ होनी चाहिए वो मेरी क्या होनी चाहिए, आर के इक्वल, और रेडियस भी मेरा क्या है, वो है आर के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो आपका एंगल एओपी जो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो मेरा क्या बन रहा है, 1 रैड के इक्वल बन रहा है, जब मेरी एपी इज इक्वल टू आर लेंथ की है और जब मेरा ओए भी आर लेंथ का है, ठीक है। तो यहां पर आपकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका बना 1 रेडियन। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि एंगल एओबी कितना होगा, तो एंगल एओबी को निकालने के लिए मेरे पास क्या आएगा, आर्क लेंथ तो मेरी ये बन जाएगी, मतलब सेमी सर्कल की लेंथ मेरी आर्क लेंथ बन जाएगी, सही बात है कि नहीं। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि मुझे रेडियन में अगर एंगल चाहिए तो वो क्या है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। व्हाट इज योर आर्क लेंथ व्हेन यू आर फाइंडिंग एबी, योर आर्क लेंथ इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। 2 पाई आर आपका सर्कमफेरेंस होता है, लेकिन आप हाफ सर्कल के लिए निकालते हो डिवाइडेड बाय 2, सो योर आंसर इज पाई आर। तो अगर आप एंगल एओबी की बात करो तो एंगल एओबी के लिए तो मेरा आर्क लेंथ क्या आएगा, पाई आर आएगा, और फिर मुझे डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है, मुझे डिवाइड बाय रेडियस भी तो करना पड़ता है, तो क्या मेरा आंसर पाई आया। सो कैन आई से दैट माई एंगल एओबी इज इक्वल टू पाई रेडियंस, यस माई एंगल एओबी इज इक्वल टू पाई रेडियंस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया, माई एंगल एओबी इज इक्वल टू पाई रेडियन, बट कैन आई से दैट माई एंगल एओबी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री इन डिग्रीज, सो कैन आई से पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये मेरा इंपॉर्टेंट और जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। जब मैं रेडियन को और 180 डिग्रीज को, मतलब रेडियन को और डिग्रीज को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं ये यूज करूंगा। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो अगर हम लोग ये ढूंढे यहां से कि आपका 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 180 डिग्री अगर मेरे पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 के इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल हो जाएगा मेरा 1 डिग्री। और अगर हम लोग 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि मेरा अगर पाई रेडियंस अगर 180 के इक्वल है तो मेरा 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल होगा। तो ये हमारी दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जो हम लोग ये करते हैं कि 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रैड होता है और 1 रैड आपका 180 डिग्री 180 बाय पाई आपका क्या होता है, डिग्रीज होता है। तो जैसे कि मैं हमेशा एंड करता हूं एक ब्लैंक स्लाइड से, तो यहां पर भी आपके साथ एक ब्लैंक स्लाइड है और ये ब्लैंक स्लाइड के अंदर हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लोग ने लास्ट ईयर देखी थी। वो कौन सी थी आपकी, 0, 30, 60, 45 और 90। यही वैल्यूज को मैं अब एनालाइज करूंगा इन रेडियंस। तो अभी आपने देखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 डिग्री अभी अभी हमने देखा था कि वो होता है पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पाई बाय 180 आएगा, ठीक है, ये डिग्री नहीं, पाई बाय 180 रैड्स होता है। और अगर मैं यहीं पर 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री मेरा कितना रेडियंस होगा, ऑब्वियसली 0 रैड होगा। 30 डिग्री मेरा कितना होगा, तो यहां पर अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 मेरा कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 रैड हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियंस, ठीक है। सिमिलरली अगर 30 डिग्री पाई बाय 6 है तो 30 का डबल ही 60 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 6, दैट मीन्स पाई बाय 3 के इक्वल, ठीक है।
अगर हम 45 की बात करें तो 45 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 रैड, ठीक है, और ये आपका कैंसिल हुआ 4 से, तो आपका ये आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियंस। एंड लास्ट बचा आपका 90, तो अगर 1 डिग्री आपका पाई रेडियंस है, पाई बाय 180 रेडियंस है, तो आपका 90 डिग्री कितना होगा, 90 पाई बाय 180 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो एक तरीके से अब आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला पता लग गया कि 30 का पाई बाय 6 होता है, 60 का पाई बाय 3, 45 का पाई बाय 4 एंड 90 का पाई बाय 2 रेडियंस। तो यहां पर हम लोग करते हैं हमारे लेक्चर को एंड। जिस पहले लेक्चर के अंदर हम लोग ने रेडियंस सीखा, क्योंकि अब हमने रेडियंस सीखा क्यों, क्योंकि अब हम लोग पूरा का पूरा मेजरमेंट जो सीखने वाले ट्रिग्नोमेट्री में वो सिर्फ और सिर्फ रेडियंस में होगा, डिग्रीज हम लोग नहीं बात करेंगे कभी भी, ठीक है। हम लोग कभी भी डिग्रीज मतलब मोस्टली हम लोग डिग्रीज में अब कुछ बात नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ रेडियंस के ही अंदर बात करने वाले, क्योंकि ये सर्कुलर मेजरमेंट्स के बारे में है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ, थैंक यू।